जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में 23 से 24 सितंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको यहाँ पर विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, जो इसका प्रीवियस वीडियोज है, खास करके जो मंथली करंट अफेयर्स है, उसे भी आप लोग जाके जरूर देख लीजिए। निश्चित तौर पर ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। तो ये प्रश्न था कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने अपने नाम कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो इस खिताब को अभी हाल ही में नालंदा डिफेंडर्स ने अपने नाम किया। ये पहली बार है जो कि इस प्रकार का आयोजन बिहार में किया गया है, या फिर यूं कह सकते हैं ये बिहार वॉलीबॉल लीग का पहला संस्करण था। पूरी डिटेल में जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था। तो चेन बना के आपको तमाम चीजों को ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है, तभी जाके आप बेहतर कर पाएंगे करंट अफेयर्स में। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं, और खास करके 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, ये तमाम चीजें आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका एप्लीकेशन का आईडी पासवर्ड होगा, उसी से इस वेबसाइट पर आप जाकर कंप्यूटर पीसी पर लॉगिन करके वहां पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं। दोनों सुविधा आपके पास है। मोबाइल में भी आप दे सकते हैं, कंप्यूटर पे भी दे सकते हैं, और टेस्ट का पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसी कोर्स में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। करंट अफेयर्स के हमारे जितने भी नोट्स आते हैं समय समय पर, खास करके डेली, मंथली, ईयरली, वो तमाम चीजें इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी इसी में इंक्लूडेड है, और इसके अतिरिक्त जो मंथली नोट्स आते हैं वो सभी इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, खास बात यहाँ पर यह है कि जो पिछला आपका छूट चुका है जनवरी 2023 से अब तक का, ये सारा मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि एक नाम मात्र की फी पर उपलब्ध है। ये आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा, और ये वादा है कि इस तरह का कंटेंट बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको आप लोग जरूर बाय कीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। चलिए अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में सरकारी स्कूलों की रैंकिंग के लिए मानक तय किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, ये सुनील कुमार है। आप लोग जानते हैं, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न पे फोकस कीजिएगा। प्रश्न में जो एक्चुअली बात हो रही है बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए, जो खास करके स्कूलों को रैंकिंग देने के लिए मानक तय किया गया है, उसको लेकर अब यहाँ पे बात करते हैं। तो ये बिहार शिक्षा विभाग की एक पहल है। इसके बारे में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों की रैंकिंग के लिए हाल ही में मानक तय किया है। अब इसके तहत बिहार के सरकारी स्कूलों की साल में 2 बार, एक तो नवंबर महीने में और फिर मार्च महीने में रैंकिंग की जाएगी। और इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार ने प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग मानक तय किए। जो 3 कैटेगरी के या फिर 3 वर्ग के जो स्कूल विद्यालय हैं, उसको लेकर अलग अलग मानक तय किया गया है, जिसके तहत आपको ध्यान रखना है कि 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग स्कूलों को खास करके प्रदान की जाएगी। और इसको लेकर शिक्षा विभाग के जो वर्तमान में अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 18 सितंबर 2024 को पत्र जारी किया है। अच्छा, यहाँ पर ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं ये कौन है। तो आपको ध्यान रखना है एस सिद्धार्थ हैं। इनसे पहले कौन थे? तो के पाठक थे। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें स्कूलों की रैंकिंग के लिए जो मानक तय किया गया वो एक्चुअली है क्या, तो इन मानकों में विद्यार्थियों की परीक्षा के औसत प्राप्तांक, स्कूल में संचालित होने वाली गतिविधियां, स्कूल की पढ़ाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण, साफ सफाई और संसाधन के उपयोग आदि, ये पैमाने में, मतलब ये मानक है एक प्रकार से कह सकते हैं इसको तय करने का, या फिर कह सकते हैं रैंकिंग में, मतलब जो 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक की जो रेटिंग दी जाएगी, इसको लेकर एक प्रकार से ये मानक है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। फिलहाल इतनी ही जानकारी है। और एक्चुअली जो प्रश्न में था कि बिहार की वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो सुनील कुमार है। अच्छा, एक दो बात मैं आपको यहाँ पर ये भी बतला दूं कि
शिक्षा विभाग को लेकर के पहले भी आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। एक्चुअली दिसंबर 2023 में जब मिशन दक्ष शुरू हुआ था, खास करके कमजोर बच्चों के लिए, इसको लेकर हमने डिटेल जानकारी ऑलरेडी आपको दिया है और यही प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। किसी भी रूप में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जो चीजें खबरों में रहती है, हमारा कार्य है वो चीजें हम आपके समक्ष रखें और आपका काम है उसे पढ़ना, दिमाग में उसे अच्छे तरीके से सेट करना। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी है, हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर विकल्प में जो आपको दिख रहा है आलोक राज, ये वर्तमान में यानी कि अभी नए नए बिहार के डीजीपी बने हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात पुलिस महानिदेशक बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो आपको ध्यान रखना है आर एस भट्टी या फिर राजविंदर सिंह भट्टी का इन्होंने स्थान लिया है। ये चीजें आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित होने वाली एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, बिहार के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इस प्रतियोगिता की, तो आपको ध्यान रखना एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है, ये जोहोर मलेशिया में किया जाएगा। जो जोहोर जो जगह है, एक प्रकार से ये मलेशिया का कह सकते हैं एक राज्य है, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजन तिथि है 28 से 29 सितंबर 2024। और इस प्रतियोगिता के लिए अगर हम बात करें तो बिहार के 8 खिलाड़ियों का चयन ये भारतीय राष्ट्रीय टीम में किया गया है, जिसके तहत अगर हम देखें तो बालक वर्ग में 4 और बालिका वर्ग में 4 खिलाड़ी शामिल हैं। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, इधर बालक वर्ग के बारे में लिखा गया, इधर बालिका वर्ग के बारे में। ये नाम आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। हालांकि उससे ज्यादा कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि कितने खिलाड़ियों का चयन यहाँ पर इस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। तो कुल मिला के 8 खिलाड़ियों का। अच्छा, पिछले साल 2023 में बिहार के 5 खिलाड़ी का चयन इस प्रतियोगिता के लिए हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो रही बात यहाँ पर एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप के बारे में। लेकिन एक और जानकारी खेल से ही संबंधित मैं आपको दे दूं। हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पटना बिहार की सुश्री माही श्वेतराज ने 3 स्वर्ण पदक हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया था, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, जहां पर आपको दिख रहा है कि नीतीश कुमार उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ पर इस राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त इस वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत सुश्री माही श्वेत राज्य को बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार सरकार ऐसे तो एक योजना चला ही रही है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये बातें आप सभी को मालूम होगा, हमने कई बार आपको बतलाया भी है। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें बिहार के खेल मंत्री की, तो वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है, तो सुरेंद्र मेहता है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और, अगर हम बात करें बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, तो इसके महानिदेशक वर्तमान में है रविंद्रन शंकरन। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त एक और बात आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में या फिर जो बिहार की जो राजकीय खेल है वो क्या है, तो राजकीय खेल बिहार की कबड्डी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एक्चुअली 8 खिलाड़ियों की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे में जो राष्ट्रीय टीम में ये 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ, ऐसे में 8 से एक और चीज रिलेट होता है। आपको मालूम होगा, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ऐसे में जो नया कैबिनेट जो बना है, नया कैबिनेट का जो गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, बिहार से 8 लोगों का मतलब 8 लोगों को इसमें जगह दिया गया है, जिनमें कि 4 बनाए गए हैं राज्य मंत्री और 4 बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री। ये बातें डिटेल में आपको बतलाई गई है। आपको इसी तरीके से चेन बना के हर चीज को याद रखना है, तभी जाके वो अच्छी तरीके से आप याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 मिशन की शुरुआत की गई है। देखिए, श्वेत क्रांति 2.0 या फिर 2.0 की जो शुरुआत हुई है, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
देखिए, श्वेत क्रांति की बात करें तो भारत में श्वेत क्रांति, जिसे कि ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है, दरअसल दूध के उत्पादन को बढ़ाने और देश में दूध की कमी की समस्या को दूर करने के लिए लागू किया गया यह एक महत्वपूर्ण डेयरी विकास कार्यक्रम था। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दूं कि ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति से संबंधित कई बार कई सारे प्रश्न विभिन्न रूप में रिपीटेड एग्जाम में या फिर बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ और भी अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि इसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जिन्हें की प्रायः श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होगा, ये देखते ही आप समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है, ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं श्वेत क्रांति 2.0 मिशन की, तो इसको लेकर यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि हाल ही में 19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का शुभारंभ किया गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। दरअसल इसका एक उद्देश्य के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए जिस पर यह केंद्रित है, जैसे कि महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना, ये इसका एक प्रकार से लक्ष्य भी आप बोल सकते हैं। हालांकि मूल अगर हम बात करें तो श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना, ये इसका मूल उद्देश्य है, जो कि इन 5 बिंदुओं पर या फिर 5 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिस पर कार्य करके इस उपलब्धि को हासिल किया जाना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये बातें ध्यान रखिए और ये जरूर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। अच्छा, इसका जो पहला संस्करण था, अगर हम ये इस तरह से बोले, श्वेत क्रांति का पहला चरण कब शुरू हुआ था, अब इस प्रकार से प्रश्न अराइज होंगे। तो 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा इसे शुरू किया गया था, इन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और मैं पुनः से इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकता है, क्योंकि ये खबरों में है तो ये पॉइंट यहाँ पर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में किसे चुना गया। ब्रैकेट में हमने मेंस कैटेगरी के बारे में आपको यहाँ पर इंडिकेट किया है, तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर है अगस्त 2024 के लिए दिया गया है दुनित वेलालागे को, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर है। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ को लेकर जो मतलब घोषणा होती है, ये एक महीने पिछले का होता है। जैसे कभी सितंबर चल रहा है तो अभी अगस्त को लेकर घोषणा हुई है। तो अगस्त में पुरुष वर्ग के लिए जो नाम मतलब खास करके घोषित किया गया है, ये श्रीलंका के दुनित वेलालागे है, जबकि वहीं पर महिला वर्ग में भी श्रीलंका के ही क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा का नाम शामिल है। मतलब इन दोनों को विजेता घोषित किया गया क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में। आप यहाँ पर इन दोनों को तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, ये तो बात रही यहाँ पर अगस्त 2024 को लेकर। हालांकि इस तरह की जानकारी हम 2022 से ही आपको देते आ रहे हैं। आप यहाँ पर कंप्लीट वो सूची देख सकते हैं, इसमें 2024 को लेकर हमने ये चीजें आपके समक्ष रखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त वाला रिसेंटली अभी अपडेट हुआ है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से अगस्त 2024 वाले में आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि दोनों नाम जो ये श्रीलंका से ही संबंधित है, वैसे जून 2024 वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो दो नाम है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, ये दोनों भारत के ही क्रिकेटर हैं क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्रिकेट की बात हो रही है तो रिसेंटली हमने एक और जानकारी आपको दिया था। क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफी है, खास करके नागेश ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये किससे संबंधित है, ऐसे तो यहाँ पर हमने लिख ही दिया है कि ये क्रिकेट से ही संबंधित है। और इसका जो हालिया संस्करण है, जो हालिया मैच आयोजित हुआ है इस प्रतियोगिता का या फिर इस ट्रॉफी का, उसको लेकर डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऑलरेडी हम आपको बतला चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आज हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला पांचवा प्रश्न है कि अमरप्रीत सिंह हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं।
बताएं कि वे 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में किनका स्थान लिया है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 28वें वायुसेना प्रमुख वर्तमान में जो है ये विवेक राम चौधरी है। इन्होंने इनका ही स्थान लिया है। विवेक राम चौधरी का शॉर्ट में जो नाम है ये वी चौधरी से भी आप लोग जानते होंगे। तो अमरप्रीत सिंह अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं, जो कि 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में चौधरी का स्थान लिया है, यानी कि विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हाल ही में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। वे अब तक वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। इस पद पर वो अपनी सेवा दे रहे थे। हालांकि 30 सितंबर 2024 को, आगामी 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के सेवानिवृत्ति के बाद वे पदभार ग्रहण करेंगे। यानी कि 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में ये पदभार कब ग्रहण करेंगे? तो 30 सितंबर 2024 को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको जानकारी दे दूं, इससे पहले हमने आपको बतलाया था कि 27वें वायुसेना प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी 30 सितंबर 2021 से इस पद पर अपनी सेवा दे रहे थे, जो कि 30 सितंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक और जानकारी है जो कि रिसेंटली हमने आपको दिया था। दरअसल 30 जून 2024 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हैं और उन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है। तो वर्तमान में अगर हम थल सेना प्रमुख की बात करें तो यह है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो मनोज पांडे का स्थान लिया है 30वें सेनाध्यक्ष के रूप में। अच्छा, वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुखों की बात करें तो यहाँ पर ये सूची आप देख रहे हैं। देखिए, वर्तमान में अगर थल सेना प्रमुख की बात करें तो अभी हमने आपको बताया उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख। वह अगर नौसेना प्रमुख की बात करें तो 26वें नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और 27वें अर्थात वर्तमान में जो वायुसेना प्रमुख है 27वें नंबर के, यह है विवेक राम चौधरी। लेकिन ये 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस स्थान पर कौन मतलब पदभार ग्रहण करेंगे? तो अमरप्रीत सिंह। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। इसी की जानकारी इस प्रश्न में अभी हमने आपको दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है? तो सिंधु जल संधि जो संबंधित है ये भारत और पाकिस्तान से है, और ऐसे में जो नोटिस भेजा गया ये भारत की तरफ से भेजा गया है। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत ने सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी की समीक्षा और संशोधन के लिए हाल ही में पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि समझौता, ये 1960 में हुआ था। आइए इसको लेकर कुछ बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न अराइज होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि सिंधु जल संधि आखिर है क्या। देखिए, यह नदियों के जल के वितरण के लिए या फिर बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इसे ही कहा जाता है सिंधु जल संधि, जो कि 1960 में हुआ था। यहाँ पर इसको इसकी शुरुआत को लेकर यह पॉइंट लिखा गया है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में इस संधि पर कराची पाकिस्तान में 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। और समझौता जो हुआ था इसके अनुसार अगर हम बात करें, जो 3 पूर्वी नदी है जिनमें कि व्यास, रावी और सतलज, ये इसका जो नियंत्रण है ये भारत को सौंपा गया था। इसके मतलब इसके विपरीत अगर हम देखें, जो 3 पश्चिमी नदियां हैं जिनमें कि सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका नियंत्रण जो था ये पाकिस्तान को दिया गया था इस समझौते के तहत, जो कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को हुआ था। हालांकि इस संधि में एक और बात निकल कर आती है कि संधि का जो प्रावधान है इसके अनुसार सिंधु नदी के जिसका कि अधिकार जो था वो पाकिस्तान को दिया गया था, यानी कि नियंत्रण जो था पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन इसके कुल पानी का केवल 20% का उपयोग की अनुमति भारत को भी मिला था। यानी कि भारत इसका 20% उपयोग कर सकता है। इस संधि में ये बातें भी कही गई थी। अब यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें मैप के माध्यम से भी दिखलाने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सिंधु जल संधि के बारे में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपको रेड सर्कल में दिख रहा है, जैसे कि चिनाब, इंडस यानी कि सिंधु और झेलम, ये जो नदियां हैं ये आपको ध्यान रखना है पश्चिमी भाग में है। तो पश्चिमी जो नदियां हैं ये इसका जो नियंत्रण है ये जो पाकिस्तान को दिया गया। वहीं पर जो पूर्वी क्षेत्र की नदियां हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है
रावी, ब्यास और सतलज, ये आपको ध्यान रखना, इसका जो नियंत्रण है वो दिया गया है इंडिया को। इस संधि के अनुसार अगर हम बात करें तो ये चीज ध्यान रखें कि क्रमशः ये पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब इसी आधार पर इसका बंटवारा किया गया था। किसकी मध्यस्थता से? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 20 सितंबर 2024 को नीदरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कुमार तुहिन। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में 20 सितंबर 2024 को कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, और वे 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, जो मौजूदा समय तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के पद पर अपनी सेवा दे रहे थे। हालांकि बस आप इतना ध्यान रखिए कि नीदरलैंड में जो नए राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? तो कुमार तुहिन। अच्छा, राजदूत को लेकर समय समय पर बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसी प्रश्न के बारे में हमने बात किया है। बस यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट है कि नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो जो भी प्रश्न इस तरह का आप देखते हैं जरूर ध्यान रखिएगा, इस तरह के पैटर्न वाले भी प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अब यहाँ पर चलते हैं हम 8वें प्रश्न पे। देखिए 8वां प्रश्न है कि हालिया जारी छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में लगातार दूसरी वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ये लगातार दूसरा साल है जब इस सूचकांक में, यानी कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरला जो है ये पहले स्थान पर रहा है। अतः विकल्प नंबर ए नहीं बल्कि यहाँ पर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि दिल्ली में 20 सितंबर 2024 को वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। यहीं पर एक रिपोर्ट जारी किया गया, तो जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार दूसरी बार केरल ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, या फिर सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त की है। और यहाँ पर एक बात ये भी समझना है कि केरल के बाद जो अन्य राज्य हैं, इनमें तमिलनाडु, या फिर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो तमिलनाडु, फिर आता है जम्मू कश्मीर, फिर आता है गुजरात। क्रमशः ये जो 3 जगह आप देख रहे हैं ये दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। अच्छा, 5वां अगर इसमें ऐड करें तो नागालैंड इसमें 5वें स्थान पर है। यानी कि 5 जगह का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको ध्यान रखना है। पहले स्थान पर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात, और फिर उसके बाद 5वें स्थान पर आता है नागालैंड। ये ध्यान रखिए। अच्छा, इस सूचकांक की बात करें तो केरल पिछले ही साल 2023 में पहली बार इस सूचकांक यानी कि SFSI, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। पिछले ही साल पहली बार प्राप्त किया था, और इस साल लगातार ये दूसरी बार है जब इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया केरला ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, यह सूचकांक की बात करें तो यह सूचकांक 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर आधारित है। जो इसका पैमाना है, जिसके आधार पर ये आकलन होता है, जिसके आधार पर ये रैंकिंग जारी होती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा, खाद्य परीक्षण और बुनियादी ढांचा, साथ साथ निगरानी, परीक्षण और क्षमता निर्माण, साथ साथ उपभोक्ता सशक्तिकरण, इन सभी पैमाने पर मतलब कह सकते हैं ये मापदंड है जिसके आधार पर ये रैंकिंग जारी होता है। ठीक है, कुल मिला के बात यहाँ पर यह है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा को हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का विजेता घोषित किया गया है? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि ध्रुवी पटेल। आपको जानकारी दे दूं कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड भारत से बाहर आयोजित की जाने वाली एक सौंदर्य प्रतियोगिता है, और हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल ने, यहाँ पर को नहीं बल्कि ने, ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब अपने नाम किया है, जो आप यहाँ पर बीच में आप इन्हें देख रहे हैं। देखिए पिछले साल 2023 में वे मिस इंडिया न्यू इंग्लैंड के भी विजेता चुने गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये भारतीय मूल की है, और अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की हम बात करें तो ये इसका विजेता चुनी गई है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सबसे बड़े सौंदर्य प्रतियोगिता की, तो यहाँ पर कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि मिस यूनिवर्स 2023 की अगर हम बात करें तो ये निकारागुआ की सैनिस पालासियोस चुने गए थे। ये इनका नाम है सैनिस पालासियोस, जो कि निकारागुआ की है। मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता बने थे। ये मिस यूनिवर्स संस्करण की हम बात करें तो ये 72वां संस्करण था
ठीक है। अब मिस वर्ल्ड 2023 की बात करें तो चेक गणराज्य की क्रिस्टिना प्लिसकोवा ने इसे अपने नाम किया था। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड 2023। देखिए दोनों का आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो है ये सेनिस पाला सियोस है और यहाँ पर जिन्हें आप देख रहे हैं क्रिस्टिना प्लिसकोवा है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि मिस वर्ल्ड 2023 जो प्रतियोगिता है, ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण था, जो कि 9 मार्च 2024 को भारत की मेजबानी में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 में, ये मतलब 2023 वाला संस्करण था, आयोजित हुआ था 9 मार्च 2024 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। अच्छा, एक नया अपडेट अभी आई है, आपको बता दूं, जो यहाँ पर हम सौंदर्य प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, तो मिस इंडिया 2024 का जो खिताब है, ये रिया सिंघा ने अपने नाम किया है। ये चीज अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कल वाले वीडियो में इसको लेकर चर्चा करेंगे। देखिए रिया सिंघा जो मिस इंडिया 2024 की विजेता चुनी गई है। अच्छा, अगर हम बात करें सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत के इतिहास की, तो देखिए मिस यूनिवर्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स का जो खिताब है भारत को 3 बार मिला है। सबसे पहला जो नाम इसमें है सुष्मिता सेन का, 1994 में इस खिताब को अपने नाम किया था इन्होंने। और फिर उसके बाद 2000 में लारा दत्ता ने इसे अपने नाम किया। फिर 2021 में हरनाज संधू ने इसे अपने नाम किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 2000 खास करके 2021 जो इसका पिछली बार जो भारत को मिला था, ये हरनाज संधू के रूप में मिस यूनिवर्स का खिताब भारत को मिला था, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। ये है सुष्मिता सेन, आप लोग जानते ही होंगे, ये है लारा दत्ता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड विजेता की। देखिए मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मिस वर्ल्ड का खिताब भारत को 6 बार मिला है। 1996 में सबसे पहले, 1996 बल्कि 1966 में सबसे पहले रीता फारिया को मिला था, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर 1994 में ऐश्वर्या राय को, फिर 97 में डायना हेडल को, 1999 में युक्ता मुखी को, फिर 2000 में प्रियंका चोपड़ा को, रिसेंटली 2017 में मानुषी छिल्लर को मिला है, जो आप इन्हें यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी बात ये भी निकल कर आती है एग्जाम पर्पज से, कि भारत और वेनेजुएला ये दो ऐसे देश हैं जो सर्वाधिक 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। मिस वर्ल्ड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह किस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जो खास करके टीकाकरण और दवाओं का अस्थायी डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए विकसित किया गया है। इस पोर्टल का नाम है यूविन पोर्टल, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले माह अक्टूबर 2024 में ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल यूविन लॉन्च करेंगे। यहाँ पर ये हमने जो लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार, दरअसल ये जानकारी इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में दी गई है। हालांकि यह पोर्टल की बात करें जो अक्टूबर 2024 में इसका उद्घाटन होगा। हालांकि वर्तमान में यह पोर्टल पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चालू है, ये कार्य भी इसमें चल रहा है, लेकिन पूरे भारत में इसे लॉन्च किया जाएगा कब, तो अक्टूबर 2024 में। आपको ध्यान रखना है इस पोर्टल को गर्भवती महिलाओं और जन्म से लेकर 17 साल की उम्र तक के बच्चों के टीकाकरण और दवाओं का अस्थायी डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए विकसित किया गया है। जो वैक्सीनेशन होता है, जो टीकाकरण होता है, उसका रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा। एक प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य यही है कि पूरे भारत में टीकों के प्रबंधन और प्रशासन के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इस तरह की चीजें आपने कोरोना महामारी के दौर में देखा होगा, जब कोविन नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी जानकारी हमने आपको दिया है। हमारा यही काम है, जो चीजें खबरों में है, जहां से प्रश्न अराइज हो सकते हैं, उस संबंधित चीजों को लेकर के आपके समक्ष चीजों को रखें। ये खबरों में है यूविन पोर्टल, तो इसी से मिलता जुलता है कोविन पोर्टल, जो कि हमने आपको बतलाया भी था। दरअसल कोरोना महामारी के दौर में भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण के लिए कोविन पोर्टल लॉन्च किया था, जो काफी सफल भी रहा था। इसी के तर्ज पे यूविन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां पर ये खास करके वैक्सीनेशन का पूरा डिटेल रखा जाएगा। ये चीजें ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ये आयोजन अभी हाल ही में डेलावेयर अमेरिका में किया गया, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं ये इसका छठा संस्करण है। तो छठा वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है, ये विलमिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया। अमेरिका में एक जगह है, ये प्रॉपर जगह का नाम ध्यान रखें, यहीं पर ये आयोजित किया गया है और इसकी अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया गया।
भारत की तरफ से इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो शिखर सम्मेलन था भारत में होना था, लेकिन जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा कि ये मतलब कुछ चीज़ें इसमें ऐसे निकल कर सामने आई, तो उसके परिणाम स्वरूप इसे अमेरिका में आयोजित किया गया। लेकिन जो प्रस्तावित था ये भारत में था, ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। उन्होंने आग्रह किया कि ये अमेरिका में आयोजित हो, जिस वजह से वहाँ पर वो अपने जो होम टाउन है वहाँ पर इसका आयोजन करवाए, और इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें क्वाड देशों की, तो इसमें 4 देश, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि शामिल जो देश है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका है। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रकार का यह कूटनीतिक साझेदारी है। ये अगर हम बात करें इस संगठन की, इसका जो पूरा नाम होता है क्वाड का, ये होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। हालांकि आपको एक बात ये ध्यान रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्वाड का जो मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, देखिए इसमें एक बात ये आपको समझना है कि इसका कोई भी केंद्रीकृत मुख्यालय नहीं है। इसका उद्देश्य की बात करें तो रणनीतिक सुरक्षा, संवाद और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, ये इसी उद्देश्य से कार्य करती है। तो क्वाड को लेकर इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी प्रकार के और भी कई सारे संगठन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। जैसे क्वाड के अतिरिक्त एक तो हो गया सार्क, सार्क से भी कई बार प्रश्न बने हैं, उसको लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक संगठन है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक को लेकर यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है। एक और संगठन है ब्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये तमाम बातों को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है और बहुत मेहनत से हम ये चीज़ें आपके लिए तैयार करते हैं। और ये आसान मतलब जो आपको दिख रहा है इतना, और आपको ये तमाम चीज़ों को एक एक करके पढ़ना है, तभी जाके आपके दिमाग में सेट होगा, क्योंकि कंटेंट जो है वो बहुत अधिक है। और आपको यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको एग्जाम पास करना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। ये जितना जरूरी आपको ये है कि क्या चीज़ें पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ों को पढ़ने लगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो एक प्रकार से समझिए कि आपका समय ही व्यर्थ जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें उसे पढ़िए। जैसे ये चीज़ें हम आपके इस सीरीज में शामिल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम 12वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में आई उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जो कि पूर्वी चाइना में काफी तबाही मचाई है। इस तूफान का नाम है पुलासन, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, पुलासन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है जिसे सितंबर 2024 में खास करके पूर्वी चाइना के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस प्रभावित हुआ। देखिए पुलासन जो एक प्रकार का अगर हम बात करें तो पुलासन जो शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक प्रकार का ये फल का नाम, इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अच्छा, मेरे पास फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि इस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पुलासन जो तूफान है इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है या फिर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तमाम चीजें आपको पहले ही बतलाई जा चुकी है, ये चीजें आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में लिखना है। अब यहाँ पर जो जानकारी हम आपको कोर्स को लेकर दे रहे थे, जो लोग अभी तक इसे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आपको ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। खास करके जो इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी का आकलन करेगा। जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं इस बॉक्स में लिखा हुआ, ये तमाम चीज़ें इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, नाम मात्र की फी पर ये आपके लिए उपलब्ध है। हजारों लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।